अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। तो हमने फोटो केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन थर्मल रिएक्शन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। आज के इस लेक्चर में हम लॉज ऑफ फोटो केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब फोटो केमिस्ट्री का कंसेप्ट डेवलप हुआ, यानी साइंटिस्ट को पता चला कि केमिकल रिएक्शंस पे लाइट का इफेक्ट होता है, तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके ऊपर अपनी अपनी रिसर्च की और उनके साथ साथ अपने उन्होंने लॉज पेश किए ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिसर्चेस। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन पे लाइट का इन्फ्लुएंस, उन्होंने इस चीज को इंप्लीमेंट किया डिफरेंट चीजों के ऊपर, ये देखने के लिए कि कितने मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब लाइट करते हैं या कौन सी लाइट एब्जॉर्ब होती है। और ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ, फोटोकेमिस्ट्री में मेनली हम यूवी विजिबल लाइट की बात करते हैं। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट लॉज पेश किए, जिनमें से दो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ है। फर्स्ट है जी ग्रोथस ड्रॉपर लॉ और दूसरा है स्टार्क्स आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो आज की इस वीडियो में हम पहले लॉ की बात करेंगे कि व्हाट इज ग्रोथस ड्रॉपर लॉ। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं सम अदर नेम्स फॉर दिस लॉ की। तो इस लॉ के कुछ दूसरे नेम्स हैं। पहला नेम है, इट इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों, इसका एक दूसरा नाम भी है, प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिकल एक्टिवेशन। ठीक हो गई बात। उसके बाद प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं इसकी स्टेटमेंट की कि ये लॉ कहता क्या है। स्टेटमेंट, ठीक है। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट ओनली द एब्जॉर्ब्ड लाइट कैन कॉज केमिकल चेंज। ओनली द एब्जॉर्ब्ड लाइट कैन कॉज केमिकल चेंज। ठीक है। अब इस बात को प्यारे बच्चों समझते हैं कि ये लॉ आखिर कहता क्या है। देखें, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पड़े हैं। मैं इसके ऊपर लाइट एक्सपोज करता हूं, ठीक है। जब इन रिएक्टिव मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट एक्सपोज की जाती है, तो प्यारे बच्चों कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्ब कर लें, ठीक है। उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि लाइट बिना टकराए किसी मॉलिक्यूल से सीधी ट्रांसमिट हो जाए, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी लाइट एब्जॉर्ब हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि लाइट बिना टकराए ट्रांसमिट हो सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि लाइट रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जब भी रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स के ऊपर लाइट एक्सपोज की जाती है, तो ये डिफरेंट तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब ग्रोथस ड्रॉपर लॉ ये कहता है कि ये जो इंसिडेंट लाइट है, इसमें से ये सिर्फ जो लाइट एब्जॉर्ब होती है, ये एब्जॉर्ब होने वाली लाइट ही केमिकल चेंज लाती है। ओनली द एब्जॉर्ब्ड लाइट कैन कॉज अ केमिकल चेंज। कि इंसिडेंट लाइट जब रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स पे पड़ेगी, उसमें डिफरेंट फिनोमेना हो सकते हैं, लेकिन जो लाइट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेंगे, सिर्फ वही लाइट, वही स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट केमिकल रिएक्शन कॉज करती है। दिस इज कॉल्ड ग्रोथस ड्रॉपर लॉ। इसी से मैं इसकी एक और स्टेटमेंट भी बना सकता हूं, ओनली द radiations that are absorbed by molecules, reactive molecules, cause chemical change। तो
लाइट रेडिएशन की वो स्पेसिफिक वेवलेंथ या वो पार्ट जो सिर्फ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं, वही लाइट का पोर्शन केमिकल चेंज काज करता है। दिस इज कॉल्ड ग्रोथस-ड्रॉपर लॉ। उसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म की। तो ग्रोथस-ड्रॉपर लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो है IA = I0 1 - 10 raised to power -ACL। ठीक है, इसमें जो IA है हमारे पास वो है दी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट, कि वो मॉलिक्यूल जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रोथस-ड्रॉपर लॉ, लाइट का वो पोर्शन जो एब्जॉर्ब होकर केमिकल चेंज लाता है, उस लाइट के पोर्शन की इंटेंसिटी को आप IA से डिनोट करते हो। उसके बाद I0 जो है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी जो लाइट आप एक्सपोज कर रहे हो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के ऊपर, उसकी इंटेंसिटी जो है उसे आप क्या कहते हो, I0। उसके साथ अगर मैं I0 का फार्मूला लिखना चाहूँ तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है, IA + IT, यानी टोटल इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी है वो हमारे पास एब्जॉर्ब लाइट की इंटेंसिटी प्लस ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी, इन दोनों की इंटेंसिटी को आप सम कर देंगे तो आपके पास इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी आ जाएगी। यानी जो मैंने आपको बताया था कि कुछ लाइट का पोर्शन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है, तो ट्रांसमिट होने वाली और एब्जॉर्ब होने वाली लाइट की इंटेंसिटीज का सम अप कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, I0। और अकॉर्डिंग टू ग्रोथस-ड्रॉपर लॉ, ये इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट जो है, दिस इज रिस्पांसिबल टू ब्रिंग केमिकल चेंज, क्योंकि ओनली द एब्जॉर्ब लाइट कैन कॉज केमिकल चेंज। तो ये जो एब्जॉर्ब लाइट की इंटेंसिटी है अकॉर्डिंग टू ग्रोथस-ड्रॉपर लॉ, ये केमिकल रिएक्शन को कॉज करती है। उसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ग्रोथस-ड्रॉपर लॉ की। तो इसकी सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि ओनली द एब्जॉर्ब लाइट कैन कॉज केमिकल चेंज, कि जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है वो केमिकल चेंज कॉज करेगी। हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता कि मॉलिक्यूल्स ने लाइट एब्जॉर्ब की है और उससे केमिकल चेंज हो जाए, यानी केमिकल रिएक्शन यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन अगर हो जाए। बाज़ औक़ात जो एब्जॉर्ब लाइट है वो मॉलिक्यूल्स को एक्साइट कर देती है और मॉलिक्यूल्स आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होते और फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं होता, यानी मॉलिक्यूल्स एक्साइट हो गए हैं लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की बजाय अपनी एब्जॉर्ब लाइट को री-एमिट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरेसेंस, फास्फोरेसेंस। ये तमाम फोटोफिजिकल प्रोसेसेस है जो आगे हम जेबलोंस्की डायग्राम में पढ़ेंगे। तो आपको मैं पहले डायग्राम से समझाता हूँ। ये हमारे पास A नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इनके ऊपर जब लाइट एक्सपोज की जाती है तो ये क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक्साइटेड मॉलिक्यूल है। अब प्यारे बच्चों यहाँ से दो प्रोसीजर होते हैं। पहला प्रोसीजर ये होता है फोटोकेमिकल प्रोसेस। फोटोकेमिकल प्रोसेस, इसमें क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन हो जाता है और ये एक्साइटेड रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। और बाज़ औक़ात प्यारे बच्चों ये होता है कि ये हमारे जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स हैं ये फोटोफिजिकल प्रोसेसेस करते हैं और अपनी इस एनर्जी को री-इमिट करके वापस डी एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ जाते हैं। और वो जो एनर्जी इमिट होती है वो डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू होती है। फास्फोरेसेंस होता है, उसमें फ्लोरेसेंस होता है, ये आगे हम मजीद पढ़ेंगे कि ये आगे क्या होते हैं। तो ये एक लिमिटेशन है ग्रोथस-ड्रॉपर लॉ की। उसने तो यह कह दिया था कि जो लाइट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं उस एब्जॉर्बेंस की वजह से वो मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन काज कर देते हैं, लेकिन हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता कि समटाइम्स द एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स री-एमिट देयर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस, आल्सो कॉल्ड फोटोफिजिकल प्रोसेसेस, एंड कम इनटू डी एक्साइटेड स्टेट। दूसरी लिमिटेशन की बात करें हमारे पास प्यारे बच्चों, वो ये है कि इट इज अ प्योरली क्वालिटेटिव लॉ। क्वालिटेटिव लॉ, तो ये लॉ जो है प्यारे बच्चों ये क्वालिटेटिव लॉ है। कैसे कि ये सिर्फ हमें क्वालिटी के बारे में बताता है, और कौन सी क्वालिटी, उस लाइट की क्वालिटी के जो मॉलिक्यूल्स लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, यानी ये हमें उस लाइट की स्पेसिफिक वेवलेंथ के बारे में बताता है
कि मॉलिक्यूल्स इस स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को जो एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद वो फोटोकेमिकल रिएक्शन करेंगे। ये हमें कोई मालूमात नहीं देता कि लाइट के कितने नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब हुए हैं, कितने नंबर ऑफ फोटोन से कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होंगे। इट डज नॉट गिव अस एनी रिलेशनशिप between the number of photon absorbed and the number of reactant molecules activated by absorbing that light। तो ये हमें कोई क्वांटिटी के बारे में या नंबर ऑफ फोटॉन्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, जिसकी वजह से हम कहते हैं इट इज प्योरली अ क्वालिटेटिव लॉ। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास ग्रोथ-स्टोकर लॉ। उम्मीद है आपको इसका कांसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।